ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक नए चैनल और एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं फरीद काकर। तकरीबन 3-4 महीनों की गैर हाजिरी के दौरान बार बार पाकिस्तानियों ने इस बात का एहसास दिलाया कि मेरी मौजूदगी उनके लिए इंतहाई अहम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रोग्राम से दोबारा हमारा ये खूबसूरत रिश्ता जो है वो जुड़ रहा है और इस खूबसूरत रिश्ते को निभाने के लिए मैंने JNN न्यूज़ का इंतखाब किया है। हमारे ये प्रोग्राम सोमवार से जुमेरात को रात 10 बजे आपकी खिदमत में पेश होगा और हम कोशिश करेंगे कि एक नए अंदाज में दिन भर की अहम खबरों को आपके सामने पेश किया जाए और एक पॉजिटिव डिबेट उसके ऊपर की जाए जिसका अंदाज़ा आपको आने वाले प्रोग्रामों में होगा। बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। गुज़िश्ता दिनों साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी साहब ने 2 तवील और बहुत ही मानी खेज आर्टिकल लिखे जिनका मैं कुछ देर में आपके सामने तस्करा भी करूंगा, जिसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है वो अब शायद पाकिस्तान में चलने वाला नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ये उनकी ज़ाती राय है या फिर जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है या इस्टेब्लिशमेंट है वो कुछ ये सोच रही है कि आने वाले दिनों में जो है पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो इस तरीके से चलाया जाए। तो इन तमाम इशूज़ पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी साहब। उनसे बात करते हैं कि उन जो आर्टिकल लिखा गया उसका मकसद क्या है और क्या आने वाले दिनों में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद है। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। वेलकम टू रेड जोन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जन साहब आपने ये 2 आर्टिकल लिखे हैं, बहुत तवील हैं। ये आपने 2 पार्ट में आपने ये आर्टिकल लिखे हैं। पहला जो आर्टिकल है आपका नेशनल डायलॉग का जो नेशनल डायलॉग पार्ट 1 है, इसमें आपने लिखा ये है कि मतलब ये चलें पॉजिटिव सोचा जाए और हम ये उम्मीद करें कि ये जो मौजूदा निज़ाम है ये पाकिस्तानी अवाम के मसाइल का हल है, लेकिन ये शायद सोचना जो है अब फजूल होगा। हमें कोशिश करनी होगी कि एक नए निज़ाम की तरफ बढ़ा जाए। तो ये ये आपकी ज़ाती राय है या आपके ख्याल में जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है वो ये सोच रही है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है वो अब नाकिस हो चुका है? देखिए जी, डीप स्टेट से तो मेरा अच्छा दराज से ताल्लुक कटा हुआ है। मैं रिटायर्ड हूँ, मैं 2011 में रिटायर हुआ था, तो ये 2020 जा रहा है। तो डीप स्टेट का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपको पता है कि मैं डिफेंस सेक्रेटरी भी रहा हूँ, डिफेंस मिनिस्टर भी थोड़ी देर के लिए रहा हूँ, मैं एक फर्टिलाइजर कंपनी का MD भी रहा हूँ, चीफ एग्जेक्टिव रहा हूँ। दूसरा मैंने ये ज़रूर बता दूँ कि मैं मदरसों में भी पढ़ा हूँ, मैं उर्दू मीडियम में भी पढ़ा हूँ, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा हूँ, गांव में रहा हूँ, मोहल्ले में रहा हूँ, छावनी में रहा हूँ। तो एक एक इस किस्म का मेरा तजुर्बा है। मैं सारी चीज़ें बड़े अरसे से देख रहा हूँ। मैं आपको चंद एक चीज़ें बता देता हूँ, उससे जी आप जी। खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, जिसका मैंने आर्टिकल में भी जिक्र किया है। देखिए, कड़वाहट तो कभी पहले भी थी इसके अंदर, पॉलिटिक्स के दरमियान, पार्टियों के दरमियान एक स्टैंड ऑफ तनाव होता था। लेकिन जितना इस वक्त है, जिस तरीके से बिल्कुल एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ है और ऐसे लगता है कि जिसकी बारी आ गई वो दूसरे को नहीं छोड़ेगा, तो ऐसे तो मुल्क नहीं चल सकता। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ, अगर इसमें कोई गलती है तो आप मुझे बता दीजिए कि नहीं जी ऐसा तो नहीं है। ये बात को अब यहीं पे छोड़ दें। जितने आपके कौमी इदारे हैं, जितने कौमी इदारे हैं, सब कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। आप हायर जुडिशरी को ले लें, आप नैब को ले लें, आप इलेक्शन कमीशन को ले लें, लोग अफवाज पाकिस्तान पर भी उंगलियां उठा रहे हैं। बिल्कुल। आप किसी एक इदारे का नाम नहीं ले सकते जो इस वक्त कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है। और मैं इस आर्टिकल में ये कहा है, और ये बिला वजह नहीं है। ये जो कंट्रोवर्सी है, इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं, इसकी जो वजूहात हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें जायज़ हैं। तो जब इस किस्म का, और सफ़र कौन कर रहा है, बर्दाश्त किसे करना पड़ रहा है? अवाम। पीने का साफ पानी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। लोधी साहब कता कलामी के लिए माजरत, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं ये आपने ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आपने लिखा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ये जाहिर सी बात है बहुत सी कोशिशों के बाद हमें मिला है, तो हम इसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जो पाकिस्तान में नाकामियां हैं या ये जो मौजूदा सूरत हाल है उसका जो है वो बिल्कुल भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आपने ये लिखा है कि इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। आपके ख्याल में ऐसी क्या तब्दीली की ज़रूरत है इस वक्त मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है कि पाकिस्तान के निज़ाम में बेहतरी लाई जा सके? जी, देखिए, इसमें ज़रूरत इस बात की है कि जो ये बड़े बड़े 4 इदारे हैं वो, और गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो इसके अंदर
पक्के तरीके से लागू की जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए कि हुकूमत मौजूद है, सेंट्रल, प्रोविंशियल, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हुकूमत मौजूद नहीं है। ऐसा इंतजाम पक्का होना चाहिए, सिक्का बंद इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि कोई उसको वायलेट ना कर सके। कोई एक दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट गायब हो। ये मैंने एक बात इसमें कही है। दूसरी बात मैंने ये कही है कि इतने बड़े बड़े प्रोविंसेस मैनेजेबल नहीं है मेरे भाई, इतनी आबादी मैनेजेबल नहीं है। इसको आपको छोटे छोटे सूबों में करना पड़ेगा। आप चाहे उसको कमिश्नरियों की बुनियाद पे कर दें, और इस पर तमाम पार्टियां, जब आप प्राइवेटली बात करते हैं ना, हर शख्स इस पर मुत्तफिक है कि जी इतने बड़े सूबे नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए जिनको आप मैनेज कर सकें और वो कर सके। ये बात मैंने की है, और ये साफ ज़ाहिर है कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें चेंजेस लाने का तरीकाकार मौजूद है, वो है। लेकिन जो मैं मेन चीज़ आपकी तो जो दिलाना चाहता हूँ, वो 4 बड़े इदारे जो हैं, जिसमें पॉलिटिकल इदारा है, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें आर्म फोर्सेस हैं, जिसमें मीडिया है, और इसके अलावा जो 2 छोटी छोटी और चीजें, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी। जब तक इनमें आप हमागीर तब्दीलियां नहीं लेकर आएंगे, ठीक है, उस तक ये ठीक नहीं होगा। फिर आगे मैंने हर एक जी आपने बहुत डिटेल से इन चीजों के ऊपर बात की। जनरल साहब, मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ। आपने लिखा द कंट्री शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, लेकिन वो एथनिक और लिंग्विस्टिक बुनियादों पर ना हो। लेकिन आपको पता है कि अब इतने अरसे से जनूबी पंजाब की बात हो रही है, हम जनूबी पंजाब का सूबा नहीं बना सके, इतने अरसे में हम कोई जो हम आहंगी है वो डेवलप नहीं कर सके। तो आप समझते हैं कि ये जो स्मॉल रीजन है वो तो हमारे जो पॉलिटिकल एलीट है उनको बहुत ज्यादा डैमेज करेगी। डू यू थिंक वो एग्री होंगे इन चीजों पे? हाँ जी, देखें, अगर तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम उसी पॉलिटिकल एलीट के हाथ में रहा, फिर तो नहीं होगा। मैंने इसीलिए आगे जाकर थोड़ा सा ये कहा है। देखें, बात ये है कि आप मैंने इसी में ये जिक्र किया कि अगर आप किसी एक इदारे को कहें ना कि वो पीछे हट जाए, और वो मुमकिन नहीं है। चारों को पीछे हटना पड़ेगा। जुडिशरी, जी बिल्कुल ठीक है, जुडिशरी आपको पता है कि इसको एग्जेक्टिव को कोई काम ही नहीं करने देती, वो किसी न किसी नाम पर। अभी मैं यहाँ पर साहब जुडिशरी के खिलाफ बात कर नहीं सकता वो, लेकिन जिन चीजों का उनको इदराक नहीं भी होता वो उसके लिए भी बुला लेते हैं। और फिर अगर जुबान भी अच्छी इस्तेमाल नहीं करते, अगर हो ना कि चले आप किसी बंदे को बुला के इज्जत से उससे पूछें भी क्या हुआ क्या नहीं, तुम्हें बुला ना, तुम्हें हटा ना दे, तुम्हें जेल ना भिजवा दें, बिल्कुल ये ना कर दें, तुम्हारे बड़ों को ना बुला लें, ठीक है, आम जुबान। अच्छा जनरल साहब, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। आपने ये जो हमारी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है या जो मौजूदा निज़ाम है उसके ऊपर आपने सवाल निशान उठाया है, और आपकी बात शायद गलत नहीं है कि लोकल बॉडी के जो सेटअप है, जो सिस्टम है पाकिस्तान में, एक फेडरल और एक मजबूत हुकूमत के होते हुए छोटे लेवल पे जो हुकूमतें हैं वो कामयाब नहीं होंगी। तो इसके मुतबादिल क्या किया जा सकता है जनरल साहब? देखिए, मैंने मेरा अपना अंदाजा है, और पहली बात तो ये कि मैंने दोनों आर्टिकल में ये लिखा है कि जो कुछ मैंने कहा है ये मैंने डायलॉग के लिए कहा है, ये मैंने जी बिल्कुल एग्जैक्टली डिस्कशन की, जैसे अभी आप कर रहे हैं। ये एक मेरी राय है जो कि साफ जरा काफी एक्सपीरियंस पर मुहित है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि ये कोई हतमी बात है। हर एक चीज के मेरा अपना अंदाजा ये है कि पहले बड़ी मुश्किल से डेवोल्यूशन हुई सेंटर से प्रोविंसेस की तरफ, आगे प्रोविंसेस उसके ऊपर बैठ गई और वो आगे डिस्ट्रिक्ट की तरफ नहीं जाने दे रही। तो मेरा अपना अंदाजा ये कि जब आप छोटे या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बना दें या छोटे प्रोविंसेस बना दें, फिर आपको 2 ही टीयर की जरूरत है, तीसरे की जरूरत नहीं है। आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट रखें, फेडरल गवर्नमेंट, और एक आप लोकल गवर्नमेंट रखें, ठीक है, और दरमियान में सूबाई हुकूमतों की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल बिला वजह का खर्चा है। और वही जनरल साहब उसकी तरफ मूव करते हैं। मैं जरा पहले ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर बात करूं, फिर आपसे मैंने 1-2 बड़े सवाल करने जो शायद इस पूरे जो आपने जो कुछ लिखा है उस इन सब चीजों को जब वो उनकी समरी जो है वो आपके लोगों के सामने हम पेश करेंगे। अच्छा, आपने ये भी लिखा है कि ये जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लॉज है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए, और नो डाउट कि ये जो एलीट है उनके बच्चे A लेवल O लेवल पढ़ते हैं, और वो जब आते हैं कमीशन एग्ज़ाम में, आप अभी ये CSS के एग्ज़ाम देख लें, सारे वो लोग पास हुए जो बाहर से पढ़ के आए हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनका तो कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा है। तो ये आपकी जो बात है ये तो इमरान खान साहब ही कर रहे हैं। तो क्या इस मौजूदा निज़ाम में भी ये तब्दीली की जा सकती है, या आपके ख्याल में पूरी निज़ाम को ही तब्दील किया जाए ताकि ये छोटे छोटे मसले जो हैं वो हल हों? देखिए, एक बात तो ये कि पूरी दुनिया पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो अक्सर मुल्कों में ऐसा ही है कि एक एलीट एजुकेशन सिस्टम है, एक गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम है।
लेकिन वो गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम इतना गया गुजरा नहीं है कि उनके लोग मुकाबला इनका। हमारे मुल्क में भी हम्म। अगर आप 30, 35, 40 साल पीछे चले जाएं तो कॉन्वेंट स्कूल भी थे और गवर्नमेंट स्कूल भी थे, और हम्म। अक्सर जो सीएसएफ के हमारे लोग थे, जो आर्म फोर्सेस के थे, वो हम्म। गवर्नमेंट स्कूलों से आते थे, और हम्म। बहुत कम लोग थे जो कि बाकी जगहों से जाते थे। लेकिन अब ये बिल्कुल मामला उलट हो गया, इसको ठीक हम्म। करने की जरूरत है। इसके लिए आपको एक कम से कम यूनिफॉर्म सिलेबस जो है वो डालना चाहिए। साफ ज़ाहिर है कि एक सिलेबस आपको इंटरनेशनल लेवल का जरूर रखना पड़ेगा, जिसको ठीक। आप ओ लेवल ए लेवल कहें, लेकिन बाकी जो हमारा मैट्रिक और एफएससी का निज़ाम है उसको अच्छे तरीके से लाकर उस ठीक। लेवल पर लेकर आए। इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक आपको रेवोल्यूशन लानी पड़ेगी। ठीक है जनरल ये साहब। आराम से हो नहीं सकता। जनरल साहब। बहुत ज्यादा लोग अनपढ़ हैं, जी। और हमारे पास पढ़े लिखे लोगों का एक काफी जम्मे गफीर मौजूद है। कुछ रिटायर्ड है, कुछ एक्स पुलिस वाले हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, फौजी हैं। सबको बोले निकले घरों से, आए और अपने बच्चों को पढ़ाएं। जी। अगले 5-10 साल तक अगर हमने ये ना किया तो हम बहुत बुरे तरीके से पीछे को जा रहे हैं। ठीक है जनरल साहब, आर्टिकल तो बहुत तवील है, हम इसके ऊपर आने वाले दिनों में भी बात करेंगे। आज मैं मुख्तसरन एक लास्ट पॉइंट पूछ के फिर मैं आपसे बात करता हूँ ओवरऑल सिनेरियो पे। आपने लिखा कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी है वो सिर्फ मिलिट्री टर्म नहीं है, इसको हमें आगे एक्सटेंड करना चाहिए। आपने लिखा ये है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी, द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट द नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट ओनली अ मिलिट्री टर्म और फ्रेज रिलेटेड टू पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर। नेशनल सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द मैनी फैक्टर्स सच एज इकोनॉमी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इकोनॉमी को नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बनाया जाए? बिल्कुल, इकोनॉमी को, ज़राअत को, गवर्नेंस को, डिसिप्लिन को, एजुकेशन को, ये तमाम नेशनल सिक्योरिटी। देखें, नेशनल सिक्योरिटी का मतलब ही ये है कि लोग अपने आप को महफूज महसूस करें। जब आपको तालीम ही नहीं होगी तो अपने आप को महफूज बनाएंगे कैसे? तालीम आपको बताती है कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है। इकोनॉमी दूसरे मुल्कों का इंटरेस्ट आपके मुल्क में लेकर आती है, उससे आप और महफूज हो जाते हैं। सिर्फ फौजें खड़ी करने से हिफाजत नहीं कर सकते आप मुल्क की। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, अब मैं आपसे ये जो आपने जो कुछ लिखा है इससे तो इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूँ। आने वाले दिनों में भी हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि पूरा एक प्रोग्राम किया जाए, डिटेल प्रोग्राम किया जाए, और हम कोशिश करेंगे कि आपको स्टूडियो में बुला के आपसे डिस्कस कर लें। लेकिन आप मुझे मुख्तसरन सी बात बताएं, आपने ये जो कुछ लिखा है उसमें तो ये डैमेज होगा। मैं नाम ले लेता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी इसमें नुकसान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी नुकसान है, जो हमारे पॉलिटिकल एलिट है उनको नुकसान ही नुकसान है, फजलुर रहमान को भी नुकसान है। जी जनरल साहब, जी जनरल साहब, एग्जैक्टली, फजलुर रहमान को भी नुकसान है। तो आप उन लोगों के साथ पंगा ले रहे हैं, या आप ये उन लोगों के साथ पंगा लेने का कह रहे हैं जिन्होंने पूरे निजाम को जो है वो कंट्रोल में रखा हुआ है? ना तो मैं पंगा लेने की पोजीशन में हूँ, ना मैं पंगा ले नहीं, आप सजेशन जो दे रहे हैं जनरल साहब। मैं एक चीज बाबर कराना चाहता हूँ। जी जी। वो ये है कि अगर ये 4 अदारे जिनका मैंने नाम लिया है, जुडिशरी के बारे में मैंने 2 बातें कही हैं कि एक तो ये डायरेक्ट एंट्री जो है इससे जान छुड़ाएं, और जो काडर है प्रॉपर जजेस का वही ऊपर प्रमोट हो। और ये जो कल वकील किसी एक पार्टी के साथ होता है, वो इधर आके बैठ जाता है और अपना चैम्बर पीछे चलाता रहता है, ऐसे नहीं मुल्क चल सकता। ठीक है ना? आज हमें अच्छी तरह मालूम है कि हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर केस लग रहा है, वो पहले ही मैं बता सकता हूँ कि इसका फैसला क्या होगा। ठीक है। और दूसरा ये जो इंटरफेरेंस है एग्जेक्टिव के, ये 2 चीजें जुडिशरी अब कहे कि मैं ठीक करती हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टी ये कहें कि ये खानदान जो हमारे ऊपर विराजमान हो गए हैं, जिनके पहले हम बड़ों की खिदमत करते रहे, फिर दरमियानों की खिदमत करते रहे, अभी बच्चों की खिदमत पर आ गए हैं। तो ऐसे बड़े बड़े लोग जो बेचारे अंकल थे, जो बानी थे, वो साइड पे बैठ के देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, और उनमें से कईयों ने आगे उनके हाथ बांध के खड़े होने का फैसला किया। ये ऐसे चलती है। इसके मुहर्रिकात पता लगाने चाहिए और प्रॉपर डेमोक्रेसी लेकर आनी चाहिए। फौज, 2 काम फौज को करने होंगे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म करनी होगी, और अपने आप को इतनी बड़ी फौज जो है चूंकि मुकम्मल नहीं हो सकता मुल्क, या हमें नेशनल डेवलपमेंट के कामों में हिस्सा लेना होगा, या किसी तरीके से हमें स्मार्ट फौज बनानी पड़ेगी। और मीडिया, जैसे आप भी मीडिया हैं और लोग हैं, अगर ये साबित हो जाए कि आपने बगैर तहकीक के एक चीज फैलाई है और झूठ को तरवीज दी है, आपको सजा मिलेगी, चाहे आप चूं करें या चाह करें। ये जब तक चारों बड़े जो हैं, और 2 बातें मैं और साथ कह दूं, ये जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है जिससे कोई काम नहीं कर रही, उसकी वजह ये है कि जब अगली हुकूमत आती है तो पिछले जो ब्यूरोक्रेट्स ने काम किए होते हैं उनको जेलों में डाल देती है। जब तक आप इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं देंगे अपने डिसीजन मेकिंग की, ये काम आज भी नहीं कर रहे, ये नहीं करेंगे। ऐसे ही पुलिस है, जब तक आप पुलिस की पोस्टिंग, उसकी प्रमोशन में से पॉलिटिकल खत्म नहीं करेंगे और इनके अपने हवाले नहीं करेंगे, ये
मेरा थानेदार और मेरा एसपी, तो ये कभी काम नहीं चलेगा। मैं जो बात कर रही क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि ना तो फौज अपनी बंदूक हटाएगी अगर पॉलिटिशियन ने ये ना किया जो मैं कह रहा हूँ, ना ठीक है। जुडिशरी पीछे हटेगी अगर मीडिया ने ये ना किया जो मैं कह रहा हूँ। जनरल साहब अपनी छाती पे हाथ मार जनरल के साहब कहना पड़ेगा जी सॉरी, मैं ये काम आज से खत्म करता हूँ, आज ठीक है। सब मिलके ये करें। अगर एक भी नहीं करेगा तो बाकी 3 भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन की आपने बात की और आप ये कहते हैं कि नेशनल डायलॉग होने चाहिए तमाम मौज़ूआत पे। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर बात की जा सके। हम आपकी इंतहाई मशकूर हैं कि आपने मैं अपनी अगले मुस्तफ़ी हमसे वक्त प्रोग्राम निकाला। में ये क्लियर करूंगा कि ये कैसे किया जाए। ये अभी तक तो ये है ना कि ये जी होना जी, चाहिए। वो हम इंशाल्लाह ज़्यादा आपको मेन स्टूडियो बड़ा में बुला सवाल तो के ये है अपने साथ कि ये बिठा होगा के कैसे? इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन चीजों को। जनरल साहब थैंक यू जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जी राजन, आपने गुफ्तगू सुनी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नीम। जब छाँव धूप में बदलेगी